Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से हम सीटेड साइंस पेडागोजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो थ्योरी वाली क्लास है वो आपकी ऑलरेडी चल रही है। आज से हम पेडागोजी भी करेंगे, बीच बीच में हमारी पेडागोजी की भी क्लासेस आएंगी। ओके, देखिए, जो हमारा सीटेड साइंस का पेपर है वो 30 नंबर का होता है, राइट। 20 नंबर के आपके जो थ्योरी वाली क्लासेस हमारी चल रही है वहाँ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के बनते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। आज के क्लास में अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हैं पेडागोजी सीरीज में और कंटेंट वाले सीरीज में, तो आप डेफिनेटली सीटेड साइंस में 30 में से 25 प्लस स्कोर करेंगे। पेडागोजी सीरीज भी आज से हमारी चलेंगी, उसमें आपको पेडागोजी का जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम में पूछा गया है वो, और जो आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो हम अपने इस क्लास में, अपनी इस सीरीज़ में कवर करेंगे। देखिए, पेडागोजी में हमें पूछा जाता है कि साइंस पेडागोजी आपको बच्चों को कैसे पढ़ानी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी आने लगे अब तो, कि मान लो कि आप 8वीं क्लास में जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है आपको, तो क्या आप थ्योरी पढ़ाकर आ जाओगे या एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे जिससे बच्चे जो हैं वो खुद से समझ जाएँ। आपके जो विज्ञान है यानी कि जो साइंस है, इसके पेडागोजी में आपसे पूछा जाता है कि आप स्टूडेंट को लेकर कितना अवेयर हैं और कैसा सोचते हैं। वही हम पेडागोजी में, देखिए, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, बस कम ही पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर लोगे। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आप इजिली पेडागोजी में जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसको आप एकदम ईजिली मैनेज कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पेडागोजी में। जितना आप कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा, जितना आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा, आप पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस एकदम ईजिली टैकल कर लोगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो भी आपके सीटेड साइंस में पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, हम उन्हीं के माध्यम से अपने पेडागोजी के सभी कॉन्सेप्ट को एकदम इजी वे में समझेंगे, ताकि आपको पता भी चल सके कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आपके साइंस पेडागोजी के सभी एस्पेक्ट्स एकदम ईजिली क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ। ज्ञान है हमारी वो प्रकृति पर आधारित है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान की प्रकृति होती क्या है, उसके बाद से हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, नेचर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की प्रकृति। पहला होता है टेंटेटिव। विज्ञान का जो नेचर होता है ना, वो टेंटेटिव इन नेचर होता है साइंस, यानी कि अस्थायी होता है। आप सोचेंगे कि कैसे, तो मान लीजिए कोई मॉडल्स को हम एग्जांपल में रख लें, तो किसी साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट के मॉडल के ड्रॉबैक को ठीक किया। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दे दी, अपना लॉ दे दिया, दूसरे साइंटिस्ट आए, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए, उसमें कुछ चेंज करके अपना मॉडल दे दिए, उसको सिद्ध कर दिए, उसको प्रूव कर दिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान का जो नेचर होता है वो टेंटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि अस्थायी होता है, यानी कि परिवर्तन के अधीन होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। हम कहते हैं कि विज्ञान का जो नेचर है वो टेंटेटिव है, यानी कि किसी साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया, दूसरे साइंटिस्ट आए तो मौजूदा मॉडल को बदल करके अपना मॉडल दे दिए, उसके ड्रॉबैक को ठीक कर दिए, उसमें जो कमी दिखी उनको उसको ठीक करें और अपना मॉडल दिए, अपना सिद्ध कर दिए, उसको दोबारा से सिद्ध कर दिए दूसरे वे में। तो उन्होंने पहले वाले वैज्ञानिक के ड्रॉबैक को ठीक कर दिया, अपना मॉडल डाल दिया, अपना थ्योरी डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा उसमें जो चेंजिंग करना था उसमें चेंजिंग कर दिया जो उनको ठीक लगा। तो विज्ञान को हम कहते हैं कि विज्ञान का जो नेचर होता है ना वो अस्थायी होता है, यानी कि एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट के ड्रॉबैक को ठीक कर दिया उसे सिद्ध करके। पहला आप समझ गए होंगे, आई होप। दूसरा होता है स्कैपेटिज्म, यानी कि जो विज्ञान का नेचर होता है वो स्कैपेटिज्म इन नेचर होता है। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन अभी जो 21 जनवरी को रिसेंटली सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें बना है। ये टेंटेटिव और स्कैपेटिज्म सीटेट का मोस्ट फेवरेट पॉइंट है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है विज्ञान की प्रकृति से। हमें याद रखना है कि विज्ञान की जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है और स्कैपेटिज्म इन नेचर होता है, यानी संदेहवाद होता है। अब आप सोचेंगे कि संदेहवाद कैसे। विज्ञान की प्रकृति होती है वो संदेहवाद होती है, क्योंकि जो वैज्ञानिक दावे करते हैं उनका समर्थन करने के लिए उन्हें पर्याप्त सबूत की आवश्यकता होती है, क्योंकि साइंस को प्रूफ चाहिए। तो उस चीज को सिद्ध करने के लिए माइंड में कई तरह के संदेह आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो विज्ञान का नेचर होता है वो स्कैपेटिज्म होता है, यानी कि संदेहवाद होता है। फिर डेवलपमेंटल भी होता है और इंटरडिसिप्लिनरी भी होता है। डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक होता है साइंस की प्रकृति, और इंटरडिसिप्लिनरी होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट लिंक्ड होते हैं दूसरे से। ये हम सभी को पता है, जैसे
जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, आप बचपन में ईवीएस पढ़े होंगे। सो नेचर ऑफ साइंस जो होता है, विज्ञान की प्रकृति जो होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, यानी कि एक सब्जेक्ट लिंक्ड होते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, ओके। और डेवलपमेंटल होता है, यानी कि विकासात्मक होता है। और साइंस हमारा सोशल इन नेचर होता है एंड लॉजिकल होता है, यानी कि सोशल इन नेचर यानी कि इन्वायरमेंट से जोड़ता है। जैसे कि वातावरण में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तु हैं तो उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन हम साइंस में करते हैं। तो साइंस जो होता है वो वातावरण से जोड़ता है, यानी कि सोशल इन नेचर होता है और लॉजिकल होता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो विज्ञान की प्रकृति है, ये मेन पॉइंट्स आप लोगों को एकदम अच्छे से समझना है कि विज्ञान का जो ज्ञान होता है ना वो सुव्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और अधिक स्पष्ट होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और जब इनमें जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, वो जब प्रूफ हो जाते हैं तब संदेह की संभावना नहीं रहती। तो हमें ये याद रखना है कि ये स्केपेटिज्म होता है, यानी कि संदेहवाद को बढ़ावा देता है। टेंटेटिव होता है, यानी कि अस्थायी होता है। डेवलपमेंटल होता है, यानी कि विकासात्मक होता है। और इंटरडिसिप्लिनरी होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट लिंक्ड होते हैं दूसरे सब्जेक्ट से। तो आप लोगों को ये विज्ञान की प्रकृति आई होप समझ में आ गई हो। चल आप साइंस को और इजी वे में समझे, यानी कि विज्ञान की प्रकृति को। तो धरती हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये हमें सबसे पहले बताया न्यूटन ने। वो पेड़ के नीचे बैठे, उनके ऊपर सेब गिरा। हम में से किसी के ऊपर गिरता तो हम उसे नॉर्मली लेते कि वो सेब ही तो है, गिर गया तो गिर गया, इट्स ओके। बट न्यूटन ने सोचा कि कुछ तो ऐसी चीज है जिसने इसको अपनी तरफ खींचा है। उस बल का नाम रखा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आकर्षित होती है। तो ये बात सत्य घटना पर आधारित है, ये बात सिद्ध की जा चुकी है, ये बात प्रूफ की जा चुकी है। सत्य तथ्य का संग्रह है। न्यूटन ने 3 नियम दिए, राइट। तो हमारे विज्ञान की प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है और परिवर्तन के अधीन होती है। अनुभवजन्य रूप से प्राकृतिक दुनिया के अवलोकनों पर आधारित या प्राप्त होती है। और पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति परक होती है, सिद्धांत युक्त होती है, सोशल इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी, डेवलपमेंटल, ओके। सो चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा, साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव। ये बात बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फॉल्सिफिएबल। देखिए, वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती है, यानी कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फॉल्सिफिएबल। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रूफ चीज़ों से गलत सिद्ध हो सकती है। साइंस की जो व्याख्याएं होती है तो खंडन योग्य होती हैं वो, क्योंकि अगर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं तो क्या करते हैं कि साइंस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट दे रखा उसे प्रूफ चीज़ों से गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक व्याख्याएं जो होती हैं वो खंडन योग्य होती है, यानी कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फॉल्सिफिएबल। थर्ड पॉइंट हमारा दे रखा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। अभी अभी हमने समझा कि जो साइंस होता है वो सोशल इन नेचर होता है, यानी कि इन्वायरमेंट से हमें जोड़ता है। तो यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपके विज्ञान की प्रकृति है। फोर्थ पॉइंट आपका दे रखा, इट इज़ अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। यह ज्ञान का परम भंडार है। यही ऑप्शन आपका गलत है, यह ज्ञान का परम भंडार है, ये चीज़ यहाँ पे आपका गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखा ये सही है। साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फॉल्सिफिएबल एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, तो यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, तो 1, 2, 3 यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ फोर्थ है आप यहीं से इजिली अगर आप फोर्थ को टैकल कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन को, कि इट इज़ ए बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज, तो बस आपको यही अगर पता है तो आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दे रखा 1, 2, 3, बाकी सब में 4 है। देखिए तो ये सब गलत हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके सीटेड साइंस पेडागोजी में बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन टू एक्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर्स ऑन द टॉपिक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, यानी कि अब सारी सोच जो होता है, अब सारी चिंतन जो होता है, इसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन के एक से अधिक उत्तर होते हैं, जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। तो बच्चे कई प्रकार के उत्तर देंगे।
तो इससे जो उनकी क्रिएटिविटी होगी वो बढ़ेगी, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा, वो उनके चिंतन शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। आजकल के हम एग्जाम में देखते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उनके एक ही आंसर होते हैं, एक ही आंसर बस सही होता है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके एक ही आंसर होंगे, कई तरह से वो नहीं सोच सकते, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और एक होता है हमारा ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें बच्चे जो होते हैं वो सभी एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को देख पाते हैं, उनके बारे में सोच पाते हैं। तो जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें बच्चे भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है ये सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बना है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा, राइट 5 एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल्स। ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा, इसमें बस 5 एडवांटेज पूछे गए सोलर एनर्जी के ओवर फॉसिल फ्यूल्स, तो ये बच्चे लिख लेंगे 5 एडवांटेज जो भी उन्हें बताया गया हो। सेकेंड ऑप्शन दे रखा कि कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। इसमें भी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो प्रश्न है इनके उत्तर का एक निश्चित और सटीक क्रम होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन का एक नामांकित चित्र बनाइए। वो भी उन्हें बता दिया गया है, वो बस चित्र बना के ले जाएंगे, तो इनमें उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, सब्जेक्ट राइटिंग, माइंड मैपिंग नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा कि क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि द गोल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग is to generate many different ideas about a topic in a short period। यानी कि अब सारी सोच का लक्ष्य किसी विषय के बारे में कम समय में कोई अलग अलग विचार उत्पन्न करना है। देखिए पहला पॉइंट है हमारा, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ टॉपिक डाउन into its various parts to gain insight into the various aspects of the topic। यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है इसमें विषय के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक विषय को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करना शामिल है। सेकेंड पॉइंट हमने ऐड कर रखा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग टिपिकली ऑकर्स इन अ स्पॉन्टेनियस फ्री फ्लोइंग मैनर सच दैट द आइडियाज आर जनरेटेड इन अ रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड फैशन। यानी कि अपसारी सोच जो होता है, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है आमतौर पर एक सहज और मुक्त प्रवाह तरीके में होती है। जैसे कि विचार जो होते हैं वो यादृच्छिक होते हैं और संगठित रूप में उत्पन्न होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर विभिन्न विचार, स्वतंत्र विचार उत्पन्न होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरीज। तो हमने अभी नेचर ऑफ साइंस में भी समझा था थोड़ा बहुत। देखिए जो साइंटिफिक थ्योरीज होता है यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, उसको प्राकृतिक दुनिया में एक समूह की घटना की व्याख्या करने के लिए एक संरचित स्पष्टीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिसमें अक्सर एक वैज्ञानिक परिकल्पना करता है और वैज्ञानिक नियम शामिल किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि विज्ञान जो होता है वो मौजूदा ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे विकसित होता है। तो देखिए जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं ये इस बात में भिन्न होते हैं कि किस हद तक उनका प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया है और वैज्ञानिक समुदाय कितने अधिक समय तक उन्हें स्वीकार करते हैं। तो इस तथ्य में 4 स्थितियों की स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगाया जा सकता है। पहला होता है हमारा कि वह जो अस्तित्व में है, और दूसरा होता है कि जिसे जाना जा सकता है, तीसरा होता है हमारा कि कुछ ऐसा जो महत्व रखता है, और चौथा होता है हमारा मेन पॉइंट कि जिसका कुछ अर्थ है और उसे प्रतिबिंबित किया जा सकता है। तो उसमें हम वैज्ञानिक सिद्धांत का पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरीज। पहला हमारा ऑप्शन दे रखा, दे एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है यानी कि जो भी हमारे साइंटिफिक थ्योरीज दिए गए हैं वे एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी कि वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी हमारे साइंटिफिक थ्योरीज दिए जाते हैं वे दी गई सूचना के आधार पर, जो भी सूचना होती है, जो भी सूचना दिया गया रहता है उनके आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दे रखा, दे कैन मेक प्रेडिक्शंस अबाउट रिजल्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस। ये बात भी बिल्कुल सही है। वे भविष्य के अवलोकनों के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज होते हैं हमारे, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं हमारे। थर्ड ऑप्शन दे रखा, दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस। ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दे रखा कि वे प्रयोगा आश्रित अवलोकनों के व्यापकीकरण है। देखिए यही बात आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे दे रखा कि दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, बट यहाँ पे होना चाहिए दे आर क्लोजली टाइड टू एम्पिरिकल फाइंडिंग्स, यानी कि जो हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत होता है वो अनुभवजन्य निष्कर्षों से निकटता से जुड़े होते हैं। बट यहाँ पे दे रखा दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि वे प्रयोगाश्रित अवलोकनों के व्यापकीकरण है।
ये बात आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन दे रखा वंस प्रूवन अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड, ये बात भी आपका गलत है। हमने अभी ऊपर समझा था कि जो साइंस का नेचर होता है वो टेंटेटिव होता है, यानी कि अस्थायी होता है। वहाँ पे जो थ्योरी दिए गए होते हैं तो उनके ड्रॉबैक को दूसरे साइंटिस्ट चेंज कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा कि वंस प्रूवन अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड, यानी कि एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। ये बात आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए होना चाहिए था कि एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत का अनुमोदन किया जा सकता है। चलिए ऑप्शंस चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा ए और बी, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए दे रखा सी, तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में सी डी दे रखा, तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में भी हमारा ए डी दे रखा, तो डी तो है होगा नहीं। ए और बी हमारा सही था, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सब समझ में आ गया हो। देखिए वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में, विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो हमारा यहाँ पे ए और बी सही था, यानी कि वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं और वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। साइंस के पेडागोजी में पूछा जा चुका है। और टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th, विजिट अ गार्डन और लोकल नर्सरी एंड आइडेंटिफाई द प्लांट्स विच आर हेल्दी एंड गिव रीजंस फॉर आइडेंटिफाइंग दोज प्लांट एज हेल्दी, विच प्रोसेस स्किल्स आर बीइंग प्रमोटेड इन दिस एक्टिविटी। यानी कि एक शिक्षिका ने कक्षा 6th के विद्यार्थियों को निम्न कार्य करने के लिए दिया। क्या कार्य करने के लिए दिया उन्होंने कि एक उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान करिए और उन पौधों को स्वस्थ के रूप में चिन्हित करने के लिए कुछ कारण दे दीजिए। तो उस क्रियाकलाप में कौन सी प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि टीचर ने जब बच्चों से कहा कि आप गार्डन में जाओ या फिर लोकल नर्सरी में जाओ और वहाँ पे जो प्लांट्स हेल्दी हैं उन्हें लेके आओ और रीज़न दो कि क्यों वो हेल्दी लगे आपको, क्यों हेल्दी हैं वो। तो यहाँ पे शिक्षिका जो है वो किस प्रोसेस स्किल को प्रमोट कर रही है उनकी एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि इस क्रियाकलाप में कौन सी प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है शिक्षिका। ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा ऑब्जर्विंग, डिफाइनिंग, ऑपरेशनली। सेकेंड ऑप्शन ऑब्जर्विंग एंड प्रेडिक्टिंग। थर्ड ऑप्शन कम्युनिकेटिंग एंड मेजरिंग एंड फोर्थ ऑप्शन प्रेडिक्टिंग एंड क्लासीफाइंग। देखिए जो हमारा साइंस होता है उसमें हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि चीज़ों का अवलोकन करते हैं पहले। तो यहाँ पे जब छात्र किसी बगीचे या स्थानीय नर्सरी में जाते हैं और उन पौधों की पहचान करते हैं जो स्वस्थ है और उन पौधों को स्वस्थ के रूप में पहचानने के कारण बताते हैं, तब वे पौधों का निरीक्षण करते हैं, यानी कि उन्हें स्वस्थ या अस्वस्थ पौधों के रूप में परिभाषित करते हैं। वे पौधे का निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। विज्ञान में हम सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अवलोकन करते हैं। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चनिंग आता है, यानी कि क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस। ओके, परिकल्पना करते हैं उस पर। उसके बाद हम उस पर उसका अनुमान लगाते हैं, यानी कि जब हमारे दिमाग में हम पहले चीज़ों को अवलोकन करते हैं यानी कि ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन आता है, फिर हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना करते हैं, फिर हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि उसका प्रेडिक्शन करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हम उस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद से हम उसका कंक्लूजन यानी कि लास्ट में हम उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यानी कि कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखना है और अच्छे से समझना है कि साइंस में जो साइंस की प्रोसेस स्किल्स होती हैं उनमें हम चीज़ों को, जो भी चीज़ हम जिस चीज़ के बारे में भी हमको पता लगाना है तो उस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन का अर्थ जैसे कि जो भी वस्तु या घटना है उसके बारे में हम सूचना यानी कि डेटा प्राप्त करने के लिए स्वयं की विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करते हैं। यानी कि अवलोकन जो होता है वो केवल वस्तुओं को देखने तक ही सीमित नहीं है, हम अपने दैनिक कार्यों में वस्तुओं के बारे में डेटा यानी कि जानकारी एकत्र करने के लिए एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो वही हो जाता है हमारा अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को। उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है,
प्रश्न करते हैं हम, फिर उसके बाद उस पर हम हाइपोथेसिस करते हैं यानी कि परिकल्पना करते हैं, और परिकल्पना करने के बाद उस पर हम अनुमान लगाते हैं यानी कि प्रेडिक्ट करते हैं। और चीज़ों को जब हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, तो उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग करने के बाद हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं, और अंत में हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं यानी कि निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो हम अंत में अपने निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हमारा पहला ऑब्जर्विंग और डिफाइनिंग ऑपरेशनली, सेकेंड ऑप्शन दे रखा ऑब्जर्विंग एंड प्रेडिक्टिंग, थर्ड ऑप्शन दे रखा कम्युनिकेटिंग एंड मेजरिंग, फोर्थ ऑप्शन दे रखा प्रेडिक्टिंग एंड क्लासीफाइंग। तो देखिए यहाँ पे जब छात्र बगीचे में या स्थानीय नर्सरी में जाते हैं और उन पौधों की पहचान करते हैं जो स्वस्थ है, और उन पौधों को स्वस्थ के रूप में पहचानने के कारण बताते हैं, तब वे पौधों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें स्वस्थ या अस्वस्थ पौधों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वे पौधों का निरीक्षण करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं और अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखिए ऑब्जर्विंग एंड डिफाइनिंग ऑपरेशनली यानी कि उन्हें समझाना है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, पहले अवलोकन करना है। यानी कि जब एक शिक्षिका ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कार्य दिया कि एक उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान करिए और उन पौधों को स्वस्थ के रूप में चिन्हित करने के लिए कुछ कारण दीजिए, तब इस गतिविधि में अवलोकन करना यानी कि ऑब्जर्व करना और परिचालन यानी कि परिभाषित करना कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है कि शिक्षिका चाहती है कि बच्चे पहले उस पौधों को ऑब्जर्व करें, यानी कि जो हेल्दी पौधे हैं अनहेल्दी पौधे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, और उसके बाद शिक्षिका ने पूछा है कि आपको हमें बताना है कि वो क्यों हेल्दी है और क्यों अनहेल्दी है। तो उस चीज़ पे बच्चे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ऑपरेशनली, डिफाइनिंग ऑपरेशनली यानी कि परिचालन या परिभाषित करना। तो इसी कौशल को शिक्षिका बढ़ावा दे रही है, ऑब्जर्विंग एंड डिफाइनिंग ऑपरेशनली। तो यही ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा ऑब्जर्विंग एंड प्रेडिक्टिंग। तो देखिए अवलोकन तो सही है, लेकिन यहाँ बस अनुमान तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षिका ने कहा है कि जो स्वस्थ पौधे हैं उनको पहचान करके लाना है और उन पौधों को स्वस्थ के रूप में पहचानने के कारण बताना है। तब ये क्या करेंगे, बच्चे पौधे का निरीक्षण करते हैं और उन्हें स्वस्थ या अस्वस्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। तो सिर्फ यहाँ अनुमान तक ही सीमित नहीं है, वहाँ उन्हें परिभाषित करना है। थर्ड ऑप्शन दे रखा कम्युनिकेटिंग एंड मेजरिंग। देखिए वो उनको सिर्फ कम्युनिकेट करना है और मेजर करना है नहीं, वहाँ पे उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और तब परिभाषित करना है, मेजरिंग नहीं करना, मापना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा प्रेडिक्टिंग एंड क्लासीफाइंग। तो देखिए सिर्फ अनुमान लगाना है और पौधे का वर्गीकरण नहीं करना है कि अनुमान लगाया और उसका वर्गीकरण कर दिया कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, यानी कि जब छात्र किसी बगीचे या स्थानीय नर्सरी में जाते हैं और उन पौधों की पहचान करते हैं जो स्वस्थ है और उन पौधों को स्वस्थ के रूप में पहचानने के कारण बताते हैं, तब वे पौधों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें स्वस्थ या अस्वस्थ पौधों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वे पौधों का निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वर्गीकरण से और प्रेडिक्टिंग की बात नहीं हो रही है कि अनुमान लगाना है और उसको क्लासिफाई कर देना है यानी कि वर्गीकरण कर देना है। यहाँ बात हो रही है कि पौधों का निरीक्षण करना है, उसका विश्लेषण करना है यानी कि उसको एनालाइज करना है और अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझाना है। तो इसमें देखिए साइंस की जो प्रोसेस स्किल होती है उसमें चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, क्वेश्चन बनते हैं, हाइपोथेसिस आते हैं, फिर उनका अनुमान लगाया जाता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, फिर एनालाइज किया जाता है यानी कि विश्लेषण किया जाता है, तब कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। तो शिक्षिका ने ऑब्जर्व करके परिभाषित करने की बात करी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, हेल्दी पौधे को ऑब्जर्व किया है और फिर उन्होंने अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझाया है, जो कि शिक्षिका ने कहा है समझाने को। तो यहाँ शिक्षिका किस प्रोसेस स्किल के को डेवलप करने की बात कर रही है इस एक्टिविटी में, तो वो ऑब्जर्विंग और डिफाइनिंग ऑपरेशनली। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रखा कि विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। देखिए जो व्याख्यात्मक प्रक्रिया होता है ना, ये टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे जो टीचर है तो वो अपने माध्यम से बच्चों को समझाएगी, इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं उतनी उत्पन्न होती क्योंकि टीचर पे डिपेंड होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए पहला दे रखा ऑप्शन नंबर 1
अ टीचर शोज वीडियोज ऑन हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स। यहाँ भी टीचर सेंटर्ड की बात ही हो रही है कि टीचर जो है वो वीडियो के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है। विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखा करके वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, हमें नॉट बताना है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ करंट कैरिंग कॉयल हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यहाँ भी शिक्षिका क्या कर रही है कि प्रयोग द्वारा दर्शा रही है कि एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ भी टीचर सेंटर्ड है, टीचर पे बच्चे डिपेंड है। टीचर जैसे समझा रही है, शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शा रही है एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, बच्चों को बता रही है। तो यहाँ पे जो व्याख्या की विधि हो रही है ना, तो एक संगठित शिक्षण पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, जहाँ एक विशिष्ट क्रम में सूचना प्रस्तुत की जाती है। बच्चों को बच्चे यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, यहाँ पे बस बच्चे क्या करते हैं कि जो आवश्यक सूचना होता है उनको तैयार करके इसे याद रखते हैं। तो ये भी टीचर सेंटर्ड ही है, जो व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है कि ये भी व्याख्यात्मक प्रक्रिया ही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, अ टीचर प्रोवाइड्स ए कॉन्सेप्ट मैप टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे शिक्षिका क्या कर रही है कि संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत कर रही है। उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए टीचर क्या कर रही है कि संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत कर रही है। यानी कि बच्चे टीचर पे डिपेंड है, टीचर जैसा जो चित्रण प्रस्तुत कर रही है वो बच्चे देख रहे हैं। संबंध जो दर्शा रही है वहाँ पे संकल्पनाओं के बीच, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्डर कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो समझा रही है तो बच्चे उसे बस मौन है, वहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका व्याख्यात्मक प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन है, अ टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड सीक्स एक्सप्लेनेशंस। ये ऑप्शन आपका सही है कि कौन सा यहाँ पे पूछ रखा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस। यानी कि निम्न में से कौन सा, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ये व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे शिक्षिका क्या करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसके सिर्फ एक ही उत्तर हो सकते हैं। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो एक ही उत्तर होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चों में चिंतन से सोच की अधिक गुंजाइश होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के पास कई तरह का उत्तर हो सकता है। बच्चे यहाँ पे मुक्त होकर के मुक्तोत्तर, इसको हम कहते हैं मुक्तोत्तर प्रश्न, यानी कि यहाँ पे बच्चे कई भिन्न भिन्न आंसर्स देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस के भिन्न भिन्न आंसर हो सकते हैं। तो ए टीचर आस्क्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड सिक्स एक्सप्लेनेशंस। यही बात यहाँ पे सही है कि एक शिक्षिका विवृतांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है। तो विज्ञान के शिक्षण में ये एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शिक्षिका है वो विवृतांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है। तो यहाँ पे मस्तिष्क उद्वेलन होता है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और चिंतनशील सोच की अधिक गुंजाइश होती है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है, आप सारी सोच जो होता है उनके लिए प्रोत्साहित करती है शिक्षिका, और समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान के लिए अधिक व्यापकता प्रदान करती है। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेष तीन जो ऑप्शंस थे हमारे, उसमें शिक्षिका केवल एक संगठित तरीके से सूचना प्रस्तुत कर रही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये व्याख्यात्मक प्रक्रिया बन गई। बट फोर्थ ऑप्शन जो है, यहाँ पे शिक्षिका विवृतांत प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन करती है। यहाँ पे बच्चे मुक्त होकर के, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स होते हैं तो बच्चे भिन्न भिन्न आंसर्स देंगे। उसके बच्चों में जो चिंतनशील शक्ति होगी उनकी, वो बढ़ती है, यहाँ पे उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा, जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स मेकिंग गर्ल्स एज गुड एज बॉयज इन साइंस। देखिए ये बात यहाँ पे गलत है। यहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात की जा रही है, हमें जेंडर बाइस्ड नहीं करना। देखिए यहाँ पे दे रखा कि विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हो जितना कि लड़के। तो क्या लड़कियां विज्ञान में अच्छी नहीं होती? बिल्कुल होती। लड़के भी विज्ञान में अच्छे होते, लड़कियां भी विज्ञान में अच्छी होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां उतनी ही अच्छी हो जितना कि लड़के। हम किसी एक जेंडर पे फोकस नहीं कर सकते, हमें जेंडर बाइस्ड नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियां और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा लिया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा लिया जाए। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फिर भी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं।
जेंडर इक्विटी इन साइंस एम्स एट मेकिंग साइंस मोर अट्रैक्टिव टू गर्ल्स। ये बात भी यहाँ पे गलत है कि विज्ञान में लैंगिक समता का उद्देश्य है कि लड़कियों के लिए विज्ञान को अधिक आकर्षक बनाया जाए। ये बात गलत है, हमें किसी एक जेंडर की तरफ फोकस नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा जेंडर इक्विटी इन साइंस एम्स एट क्रिएटिंग मोर सिंगल सेक्स स्कूल। ये बात भी गलत है। देखिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें हेट्रोजिनस ग्रुप बनाना, यानी कि अलग अलग प्रकार के एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में बैठ के पढ़ें। तो यहाँ पे तो सिंगल सेक्स स्कूल्स की बात हो रही है, यानी कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनवा दो, लड़कों के लिए अलग स्कूल बनवा दो। तो हमें वहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा नहीं देना है, जेंडर बायस्ड नहीं करना है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच से लैंगिक प्रतिबंध हटा लिया जाए। जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए, हमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा नहीं देना है, यानी कि लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा रीड द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारा। स्टेटमेंट 1 दे रखा चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट अ साइंस कॉन्टेंट आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक एंड मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान की संकल्पनाओं के संदर्भ में बच्चों के विचार प्रायः प्रकरण विशिष्ट होते हैं और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र जो है वो अलग है और एक अलग समुदाय से संबंधित है, अलग कम्युनिटी से संबंधित है। इसलिए विज्ञान के बारे में विचार अपने वातावरण और समुदाय के अनुसार अनुक्षेत्र विशिष्ट हो सकते हैं। और साथ ही क्योंकि प्रत्येक छात्र के पास एक अलग अनुक्षेत्र है, तो वे अलग अलग अवधारणाएं विकसित कर सकते हैं जो विरोधाभासी भी हो सकते हैं। तो इस मुद्दे को एक अच्छा टीचर की पहचान क्या है कि एक अच्छे शिक्षक द्वारा शांतिपूर्वक संबोधित किया जाना चाहिए इस मुद्दे को। ओके, स्टेटमेंट 2 हमारा दे रखा चिल्ड्रंस अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस डेमोन्स्ट्रेट लीनियर रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान में बच्चों की वैकल्पिक संकल्पनाएं जो होती हैं वो कार्य से कारण तक एक रेखीय विवेचन दर्शाती हैं। देखिए क्या होता है, क्योंकि बच्चों के पास एक कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं हो सकती हैं जो मुख्य रूप से वास्तविक वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ संघर्ष करती हैं, ताकि बच्चे स्कूल आने से पहले अपने जीवन में कई अनुभवों का अनुभव कर सके। नतीजन जो इस वैकल्पिक अवधारणाओं को छात्र के कारण और प्रभाव में विकसित किया जा सकता है। जैसे कि जब एक निश्चित चीज होती है तो छात्रों को विश्वास हो सकता है कि यह एक विशेष तर्क के कारण हो रहा है। मान लीजिए कोई घटना घटी तो छात्र को उस चीज पे विश्वास हो सकता है कि यह एक विशेष तर्क के कारण होता है, जिसे कारण और प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वे वैकल्पिक धारणाएं विकसित करते हैं। तो हमारा S2 भी सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ S1 एंड S2 और करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न एक विवृतांत प्रश्न है। तो देखिए, हमने ऊपर भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस को समझा था कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनके हल तक पहुंचने के लिए एक निश्चित समाधान या निश्चित विधि नहीं है। यहाँ प्रश्न के कई उत्तर होते हैं। ओके, और छात्रों की चिंतन क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिलती है, यानी कि बच्चों में सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है। छात्र को अपनी राय व्यक्त करने के लिए और अपनी विधि से हल करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे रटने वाली जो स्मृति होती है उससे बचा जाता है और प्रामाणिक अधिगम होता है। छात्र जो होते हैं वो कई तरीकों से और विधियों से माध्यम से अवधारणाओं का अन्वेषण करते हैं और समाधान तक पहुंचते हैं और वास्तविक ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। और बच्चों की विशेष क्षमताओं और प्रतिभाओं को विवृतांत प्रश्नों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। तो ये है हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चन की कहानी। और क्लोज एंडेड में क्या होता है, बस एक ही आंसर होंगे क्वेश्चन के और उसमें रटने वाली चीजें हो जाती है। जैसे जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं उनका बस एक ही आंसर होता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी सोच में आ जाते हैं, जैसे उसमें इंटेलिजेंस भी आ जाता है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा व्हाई डू वी सी ओनली वन फेस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक पृष्ठ ही क्यों देख पाते हैं। ये आपका क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो फिक्स है और सिंगल आंसर होगा। तो ये आपका ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। यहाँ पे बच्चे भिन्न भिन्न एस्पेक्ट से नहीं सोच पाएंगे, उनकी चिंतन शक्ति नहीं बढ़ेगी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा व्हाई डज द शेप ऑफ मून चेंज एवरी डे, यानी कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होता है। इसका भी फिक्स और सिंगल आंसर है, तो ये भी आपका क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड नहीं है। थर्ड ऑप्शन दे रखा व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ लूनर इलिप्स,
चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है? ये बात भी सबको पता है और बच्चे बुक से पढ़ के इसको याद करके सिंगल आंसर है, फिक्स आंसर है और बता सकते हैं, तो इसमें भी क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होती। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा ओपन एंडेड नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, व्हाट वुड हैपन इफ पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ मून आर डिफरेंट। यही आपका ओपन एंडेड है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि भिन्न भिन्न हो। देखिए ये आपका ओपन एंडेड है। यहाँ पे बच्चे जो हैं, यहाँ पे एक मतलब कि ये विवृतांत प्रकार के प्रश्न है, मतलब कि ओपन एंडेड है, क्योंकि इसके लिए पाठ्य पुस्तक में कोई निश्चित उत्तर नहीं है और छात्र को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवधारणा का चिंतन करने और अवबोध करने की आवश्यकता होगी। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा यही करेक्ट है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, शांत प्रकार के प्रश्न है, मतलब कि ओपन एंडेड है, क्योंकि इसके लिए पाठ्य पुस्तक में कोई निश्चित उत्तर नहीं है और छात्र को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवधारणा का चिंतन करने और अवबोध करने की आवश्यकता होगी। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा यही करेक्ट है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है। देखिए हम अगर बात करें अधिगम के लिए आकलन की, तो ये आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी कि रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है इसे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो भी अधिगम की कठिनाइयाँ होती है और बच्चों की जो गलत भ्रांतियाँ होती हैं उनको पहचाना जाता है और उसके बाद शिक्षण की रणनीतियों को अनुकूलित करके बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस आकलन में कई उपकरणों का उपयोग करके नियमित रूप से किया जाता है, यानी कि ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अधिगम के लिए आकलन होता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, तो ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। तो इसको ये आपका आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी कि रचनात्मक आकलन में। तो एक होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ओके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक होता है, वो क्या होता है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। उस आकलन को हम कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, ओके। उसको हम कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे आकलन किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। और एक होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, ओके। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ लर्निंग होती है। तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से इनके डिफरेंस को ध्यान रखना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि सम्मेटिव असेसमेंट में आता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। और असेसमेंट एज लर्निंग जो कि सेल्फ लर्निंग होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा ओलंपियाड्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा एनुअल एग्जाम्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्विज कंपटीशन। देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स है यानी कि अनुसंधानिक प्रयोजन है, ये अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। यहाँ पे छात्रों को प्रयोजन के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने, समझने और विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। यहाँ छात्र जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी कि उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। पूरे प्रयोजन के दौरान उनकी सक्रिय भागीदारी होगी, क्योंकि वे परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कुछ अन्य गतिविधियों को करने में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ छात्रों के लिए अपनी गलतियाँ को समझने और उन्हें सही करने और उन्हें जांचने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं, ताकि आगे की प्रक्रिया में वे उन्हें न दोहराएं। तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स हमारा सही हो जाएगा। यहाँ छात्रों के लिए अपनी गलतियों को समझा जाता है, उन्हें सही करने और जांचने के लिए बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। पहले ऑप्शन में ओलंपियाड्स दे रखा जो कि गलत है। ओलंपियाड्स में क्या होता है कि छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोजित कराया जाता है। थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है। एनुअल एग्जाम्स यानी कि वार्षिक परीक्षा, इनमें क्या होता है कि परीक्षाओं को वर्ष के अंत में किया जाता है और तब आकलन किया जाता है। तो ये बात भी आपका गलत है। यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा क्विज कंपटीशन यानी कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ये भी एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि है जहां छात्र समूहों में रहकर व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। यहाँ पे क्या होता है क्विज कंपटीशन में
कि जहाँ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली। एनुअल एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो वर्ष के अंत में कराए जाते हैं और तब आकलन किया जाता है। ओलंपियाड्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को compete करना होता है अदर स्टूडेंट्स से ऑन सिमिलर एजुकेशनल लेवल। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे लॉट ऑफ स्कोप होते हैं स्टूडेंट्स के लिए अपने एरर को पहचानने के लिए, उन्हें करेक्ट करने के लिए, उन्हें वेरीफाई करने के लिए और दोबारा उन्हें रिपीट ना करना अपने गलतियों को। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन को दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, अनुसंधानिक परियोजनाएं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा, आपके सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी एसर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभिकथन हमारा दे रखा, साइंस टीचर्स शुड डिस्कस सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स इन द क्लास, यानी कि विज्ञान के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, परिचर्चा करनी चाहिए। ये बात तो सही है। रीजन क्या दे रखा, यस एज सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स प्रमोट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड आर्गुमेंटेशन स्किल्स इन लर्नर्स, यानी कि हाँ, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय शिक्षार्थियों में बहुल परिप्रेक्ष्यों और तर्क वितर्क कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो रीजन तो हमारा पहला तो रीजन सही है, इसका मतलब हमारा रीजन 2 गलत होगा। नो एज सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स आर यूजुअली कंट्रोवर्शियल एंड इन्वॉल्व मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि नहीं, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय प्रायः विवादास्पद होते हैं और उनमें बहुल परिप्रेक्ष्य निहित होते हैं। तो ये बात आपका गलत है। देखिए अभिकथन एक जो हमारा दे रखा है, यानी एसर्शन जो हमारा दे रखा, यहाँ पे दे रखा कि विज्ञान के शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करनी चाहिए। ये तो सत्य है, क्योंकि एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार भी शिक्षा विज्ञान के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह है कि छात्रों को विज्ञान से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और समझने में सक्षम बनाए और उन्हें हल करने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याएं दैनिक जीवन में होती हैं। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करना भी छात्रों को अक्षय नागरिक बनाता है, राइट, और इन मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न विधियों के बारे में सोचता है। तो ये बात हमारा अभिकथन जो है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण 1 हमारा दे रखा, रीजन 1 हमारा दे रखा कि क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय शिक्षार्थियों में बहुल परिप्रेक्ष्य और तर्क वितर्क कौशल को प्रोत्साहित करता है, जो छात्रों के लिए उनके भविष्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राइट, और भविष्य में आगे के महान लोगों में भी उन्हें पदोन्नत किया जाएगा, जिससे छात्र सामाजिक विज्ञान विषयों को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं और अवसर मिलने पर उनका अनुप्रयोग करते हैं। तो ये बात हमारा रीजन तो सही है, इसका रीजन 1 सही है। रीजन 2 में दे रखा कि नो एज सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स, यानी कि एक सही व्याख्या ये नहीं कर रहा हमारा रीजन 2, क्योंकि यहाँ सामाजिक विज्ञान विषयों को विवादास्पद के रूप में इंगित करता है। ए इज करेक्ट एंड R1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ओके, ए इज इनकरेक्ट एंड R2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। A is correct but R1 is not correct explanation. Fourth option is A is incorrect and R2 is not correct explanation. देखिए यहाँ पे आपका होगा A is correct and R1 is correct explanation for A. ऑप्शन नंबर 1 is correct answer कि A हमारा सही है और R1 जो है वो सही व्याख्या कर रहा है हमारे अभिकथन का। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। देखिए तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ये थे आपके कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट साइंस में पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना नहीं था, यहाँ हमारा मेन उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वे में समझना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।